का स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब शब्द जान गए, अब आज हम शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द भेद पढ़ेंगे कि शब्दों के कितने भेद हैं और उनका आधार क्या है। तो यदि शब्द भेद के बारे में बात किया जाए तो मुख्यतः 4 आधारों पर शब्दों को बांटा गया है। जैसे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। दूसरा रचना के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति कह सकते हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा विकार के आधार पर, विकार या इसको परिवर्तन भी कह सकते हैं, परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। एक एक करके हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर और विकार या परिवर्तन के आधार पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना रहती है कि पूछे जाते ही हैं। तो एक एक करके बड़े डिटेल में हम बात करेंगे और समझते चलेंगे कि क्यों आखिर इस आधार पर क्या क्या भेद रखा गया है या भेद किया गया है। तो ये 4 आधार पर शब्दों के भेद हैं। अब हम एक एक करके इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो पहले हम अर्थ के आधार पर बात कर रहे हैं, शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2 भेदों में बंटा है। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या है, इस पर बात किया जाए। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? अब वैसे तो देखिए शब्द की परिभाषा में ही कहा गया है कि सार्थक मेल जब होगा तो उसे शब्द बनेगा, वर्णों का सार्थक मेल होगा तो शब्द बनेगा। तो इसका ये मतलब है कि शब्द वही होंगे जो कोई ना कोई अर्थ देते हैं। लेकिन यहां सार्थक शब्द के साथ साथ एक शब्द भेद निरर्थक शब्द की भी बात की गई है, तो उसको भी जान लेते हैं कि है क्या। तो सार्थक शब्द क्या है, पहले इसकी बात करें। सार्थक शब्द तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थात उसके कोई मायने हो, कोई अर्थ निकले, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे
कह लीजिए। आज बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ है, तो ये सार्थक शब्द हो गए। दूसरा इसका भेद है, बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शब्द भेद में, उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो दूसरा आपका निरर्थक शब्द है। इसमें कह सकते हैं कि वह शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मान लिया जाए हम आप बोलने के लिए भी प्रयोग करते हैं और उसका अपने आप में तो अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं फटाफट कहते हैं, चटाचट कहते हैं। अब ये शब्द इसका क्या मतलब है, हम आप क्षेत्रीय रूप में तो हम इसको समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, हम लगा सकते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ होगा ये जो है, इसलिए इनको हम निरर्थक शब्दों में शामिल करते हैं। कुछ और भी जैसे हैं, लेकिन उनको हम सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर देते हैं। जैसे रोटी के साथ हमने ओटी लिख दिया या ओटी बोल दिया, पानी के साथ वाणी लिख दिया, तो ये वाणी और ओटी इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग हुए तो इनका भी अपना अर्थ होने लगता है। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो निरर्थक होते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन ये उनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है तो उनको भी सार्थकता या उनके अंदर सार्थकता आ जाती है, स्वतंत्र रूप से वो निरर्थक माने जाते हैं। तो ये निरर्थक शब्द हुए जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हुए, सार्थक और निरर्थक। अब जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से है, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, वो शब्द भेद उस पर बात करेंगे, और वो है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद इंपॉर्टेंट भेद है ये, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यदि इस पर बात किया जाए कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला आपका रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़। ये 3 भेद हैं और महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। तो एक एक करके इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक कौन से हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द के बारे में बात करें कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो इसका हम डिफिनेशन कर सकते हैं कि वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। ये एक सामान्य सा परिभाषा कह सकते हैं, वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं। तो कौन से ये शब्द हैं? जैसे
घर ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, हाथ, पैर, या जो बहुत सारे शब्द हैं, नगर ले लीजिए, पानी लिख दिया जाए, आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बने हैं। और इसमें खास बात इनकी विशेषता ये है कि यदि ऐसे शब्दों का यदि हम विभाजन करें, इनको तोड़ें, इन रूढ़ शब्दों को यदि हम दो भागों में तोड़ें, तो इसमें जब ये टूटेंगे तो फिर टूटने पर वो अर्थ देना समाप्त कर देंगे, अर्थात उनका जब विभाजन कर दिया जाएगा, विखंडन कर दिया जाएगा, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये फिर वर्णों में टूट जाएंगे। तो ये भी एक इनकी विशेषता है, अन्य शब्द के योग से तो नहीं बने हैं, साथ साथ में ये ऐसे शब्दों का विखंडन करें, इनको तोड़ें, तो फिर ये वर्णों में टूट जाएंगे और उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, इनमें कौन सा रूढ़ शब्द है, या कौन सा यौगिक शब्द है, या कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो पहला, रचना के आधार पर ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे घर है, ये किसी शब्द से नहीं बना, सड़क है, ये किसी शब्द से नहीं बना है, ये वर्णों के मेल से बने हैं, हाथ लिखा है, नगर लिखा है, पानी लिखा है, जल कर्ण, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, ये किसी शब्दों के योग से नहीं बने हैं। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो सामान्य इसकी परिभाषा है। अब जो दूसरा आपका है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? इसका परिभाषा कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी अन्य शब्द या कह लें वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, ध्यान दीजिएगा, वर्णों नहीं, शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मिलाने पर नया शब्द बनेगा, या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से नया शब्द बनेगा। और खास बात, इनका ऐसे शब्दों का यदि विखंडन कर दिया जाएगा तो फिर वो नए Shब्दों में टूट जाएंगे और उनका अर्थ निकलेगा। जैसे कौन से शब्द हैं? जैसे विद्यार्थी लिखा जाए, विद्यालय आप लिख सकते हैं, रसोई घर लिख सकते हैं, देशभक्ति लिख सकते हैं, देश प्रेम लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं और इनका वही अर्थ है जो टूटने पर होगा और वही समान अर्थ होगा जब ये आपस में जुड़ेंगे। जैसे विद्यार्थी दो शब्दों के योग से बना है, विद्या और अर्थी। ऐसे विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी दो शब्दों के योग से बना है, विद्या और आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश और भक्ति दो शब्द से भी बना है, तो देश और
और जोड़ने पर भी वो एक शब्द बनेंगे। अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें यौगिक शब्दों का जो अर्थ होता है वही अर्थ यदि उनका विखंडन कर दिया जाए, उनको दो शब्दों में तोड़ दिया जाए, तब भी वही अर्थ होगा। ये बहुत मेन पॉइंट है यहां समझने की बात। नहीं तो आगे जब हम अभी यौगिक शब्द पर बात करेंगे तो वो भी और यौगिक शब्द दोनों बनावट या रचना के आधार पर एक जैसे हैं, बस अंतर दोनों में क्या है वो जब उसकी परिभाषा हम देखेंगे तो अंतर दोनों में क्या है कि इनका अर्थ चाहे जुड़ने पर और चाहे तोड़ने पर समान होता है, लेकिन योग रूढ़ शब्दों में वो चीजें बदल जाती हैं, अर्थ बदल जाता है। ये मुख्य या मेन डिफरेंस दोनों में होता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिए, शब्द की परिभाषा क्या है यौगिक शब्द की? वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने विद्यार्थी दो शब्दों से मिलकर बना, विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना, रसोई घर शब्दों से दो शब्दों से मिलकर बना, देशभक्ति लिखा है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्रेम दो शब्दों से मिलकर बना है। अब एक चीज थोड़ा सा और इसमें ध्यान रखा जाए कि जितने, ये ध्यान देने की बात है, जितने तत्पुरुष समास वाले होंगे, जितने भी तत्पुरुष समास वाले शब्द होंगे, तत्पुरुष समास वाले जितने भी शब्द होंगे सब यौगिक शब्द होते हैं। ये ध्यान देने की बात है, यौगिक शब्द होते हैं। तो ये यौगिक शब्द की परिभाषा और उदाहरण कैसे बनते हैं, पहचानने का मेन तरीका इसको जानना होगा हम लोगों को कि कैसे इसको हम पहचाने कि ये यौगिक शब्द है या योग शब्द है या रूढ़ शब्द है। तो अभी हम जब तीनों भेद पढ़ लेंगे तब हम पहचानने का तरीका कैसे पहचान लिया जाए एग्जाम में आसानी से, इस पर भी हम डिटेल चर्चा कर लेंगे। तो ये शब्द यौगिक शब्द हुए, उनकी परिभाषा उदाहरण। आगे अब तीसरा जो आपकी शब्द भेद है या रचना के आधार पर जो तीसरा शब्द भेद है उस पर बात किया जाए तो वो है योग रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा बात की जाए तो कह सकते हैं कि वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। अब यहां तक ध्यान दीजिए, यहां तक परिभाषा सेम है, यौगिक शब्द और योग शब्द की परिभाषा यहां तक सेम है। उसमें भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक में भी और योग रूढ़ में भी। अब योग रूढ़ इसके आगे से क्लेरिफाई हो जाएगा कि हम योग रूढ़ में हैं। तो बनते तो हैं, तो योग से बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ, जो उनका अपना सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं, कोई विशेष अर्थ देते हैं। ये योग रूढ़ शब्द की परिभाषा है। तो यौगिक और योग रूढ़ में यहां से डिफरेंस अलग हो जाता है। ये
कोई विशेष अर्थ देते हैं, यहाँ ये योग गुण में चला जाता है, और यदि इतना ही है तो यौगिक में चला गया। अब ये कौन से शब्द होते हैं उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण है पंकज। अब देखिए जलन, लंबोदर, दशानन, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखा जाए जैसे पंकज लिखा है, ये दो शब्द से मिलकर बना है पंक प्लस जा। अब वैसे पंकज का अर्थ कमल है, लेकिन जब इनको तोड़ा गया तब अर्थ क्या है? जब ये दो शब्द अलग अलग हैं तो पंक का मतलब कीचड़ से है और जस का अर्थ होता है उत्पन्न, मतलब कीचड़ से उत्पन्न। जब ये टूटे तो अर्थ इनका बदल गया, और जब जुड़े तो अपना जो सामान्य अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न, वो अब कीचड़ से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, सीपी है, घेरा है, बहुत सारी चीजें कीचड़ से उत्पन्न होती हैं, लेकिन सबको तो पंकज कहा नहीं गया। तो जो सामान्य अर्थ इनका है पंक प्लस जा, कीचड़ से उत्पन्न, और जब ये जुड़े तो ये अपना विशेष अर्थ देने लगे, और वो पंकज मतलब कमल से संदर्भ हो गया। तो यही में यौगिक में और योग में यही डिफरेंस है कि उसमें दो शब्दों का योग से वो भी बनते हैं, दो शब्दों के योग से भी बनते हैं। उसमें तोड़ने पर भी वही अर्थ होता है शब्द का, और जोड़ने पर भी वही अर्थ होता है। लेकिन जब ये दो शब्द आपस में मिल जाते हैं योग गुण में, तो इनका जो सामान्य अर्थ है वो अपना अर्थ ना रह करके विशेष अर्थ ये देना शुरू कर देते हैं। ये मुख्य अंतर है रूढ़ यौगिक शब्दों में और योग गुण शब्दों में। जैसे जलन है, जल प्लस दा, जल देने वाला। अब वैसे जल का मतलब बादल, जल देने वाला। अब जल कोई आदमी किसी आदमी को भी दे सकता है, नल से भी हम जल प्राप्त करते हैं, अर्थात नल भी जल देने वाला होता है, कुआं से भी हम जल प्राप्त करते हैं, कुआं भी जल देने वाला होता है। लेकिन जलन स्पेशली बादल को ही कहा गया। यहां भी आते हैं के लिए कि जब इनको तोड़ा गया तो इनका अपना सामान्य अर्थ क्या है? जल देने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हुआ? बादल से लगाया गया। ऐसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर। अब लंबा प्लस उदर किसी का भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, हाथी को भी लंबा और उदर हाथी का भी हो सकता है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ है लंबा उदर, लंबे पेट वाला। लेकिन जब हम जोड़े तो इसका एक विशेष अर्थ निकला लंबोदर, अर्थात गणेश जी के बारे में बात होने लगी, तो ये भी सामान्य अर्थ बदल गया। दशानन, 10 प्लस आनंद। अब सामान्य अर्थ इसका 10 मुख, आनंद मतलब मुख, 10 मुख सामान्य अर्थ यह हुआ। लेकिन जब ये जुड़े तो एक विशेष अर्थ देने लगे दशानन, अर्थात रावण के बारे में बात की जाने लगी। तो ऐसे शब्द योग गुण की श्रेणी में होंगे, बने तो होंगे दो से अधिक शब्दों से, लेकिन जब तोड़ेंगे तो वो अपना सामान्य अर्थ देंगे, या अलग अलग रहेंगे दोनों शब्द तो जो उनका सामान्य अर्थ है वही देंगे। लेकिन जब उनको जोड़ दिया जाएगा तो वो अपना एक विशेष अर्थ देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे शब्द को हम योग गुण शब्द कहते हैं। ये आपके सामने परिभाषा और उसका उदाहरण है। तो ये यौगिक और योग गुण में बेसिक डिफरेंस है कि यौगिक में वो जुड़ने पर और तोड़ने पर दोनों एक ही जैसे अर्थ देते हैं, और योग गुण में जब अलग अलग है तो उनका अपना सामान्य अर्थ है, और जब जोड़ दिया गया तो
विशेष अर्थ देना शुरू करते हैं। तो ये आपके योग गुण शब्द हुए। अब जैसे उसमें हमने बात किया था कि यौगिक शब्द वह शब्द है जो तत्पुरुष समास के जितने भी शब्द हैं वो सब यौगिक में जाएंगे। तो यहाँ एक आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ हम ये थोड़ा सा बात कर लें तो बहुव्रीहि समास वाले जितने शब्द हैं, बहुव्रीहि समास वाले शब्द या उदाहरण ये योग गुण शब्द के उदाहरण होते हैं। योग गुण शब्द के उदाहरण ये होते हैं, ये ध्यान देने की बात है। अर्थात जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो सब योग गुण या योग गुण शब्द के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे तत्पुरुष यौगिक के वैसे बहुव्रीहि योग गुण शब्द के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये तीन भेद हुआ रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग गुण शब्द। अब ये थोड़ा सा आगे एक बात करें शब्दों के भेद के बारे में, तो जो तीसरा भेद है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, थोड़ा सा इस पर बात किया जाए तो मुख्यतः उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी या विदेशज भी कह सकते हैं, विदेशज शब्द। कहीं कहीं इसके भेद और मिलते हैं या माना गया है, कहीं कहीं लिखा गया है जिसको संकर शब्द भी कहा गया है। तो सामान्यतः उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में हम शब्दों को बांटते हैं। तत्सम शब्द क्या है? वह शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि है, उसके बाद में आपका जैसे कृषक लिखा है, चक्षु लिखा है, इच्छु लिखा है, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जो संस्कृत के समान और ज्यों के त्यों, संस्कृत के वह शब्द समान नहीं कहेंगे, संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा से लिए गए वह शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि को यदि हम आग लिख दें, कृषक को किसान लिख दें, चक्षु को आंख लिख दें, इच्छु को ईख लिख दें, तो ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द पर बात किया जाए तो वह ऐसे शब्द
जो क्षेत्रीय भाषाओं से ले लिए जाते हैं, जिनका कोई व्याकरण की दृष्टि से शुद्धि नहीं होती है या उनका अर्थ नहीं होता है, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। वैसे तो देशज शब्द के बारे में पता कहा जाता है कि इसका कोई स्रोत नहीं है। देशज शब्द कहां से लिए गए हैं, इनका कोई स्रोत नहीं होता है। तो लेकिन कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं से ले लिए जाते हैं, क्षेत्रीय बोलियों से ले लिए जाते हैं। जैसे आपका खिड़की लिखा हुआ है, लोटा लिखा हुआ है, तेंदुआ लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम प्रयोग भी करते हैं हिंदी भाषा में, लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, प्रयोग भी होता है, लेकिन इनका कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है। तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द वह शब्द होते हैं जो विदेश की भाषाओं के से ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तित रूप में हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं, फारसी है, पुर्तगाली है, अरबी है, चीनी भाषा के शब्द हैं, जापानी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। बहुत सारे भारतीय विदेशी भाषाओं के शब्द या तो ज्यों के त्यों अथवा उनको कुछ परिवर्तित रूप में हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका चाय है, जैसे तनख्वाह लिखा है, कब्र लिखा हुआ है, जैसे काजू लिखा हुआ है। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। अब जैसे आपकी हिंदी, ये हिंदी शब्द है, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा से लिया गया है। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों ले लिए गए हिंदी में या परिवर्तित रूप में ले लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको हम विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। तो अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। तत्सम तद्भव आगे हम बहुत डिटेल में सिलेबस में, हिंदी के व्याकरण सिलेबस में मिलता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब उस टॉपिक पर बात किया जाएगा तो उसकी परिभाषा भी बात करेंगे और बहुत सारे शब्दों पर जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं उन पर भी बात किया जाएगा कि कौन ऐसे शब्द हैं, पहचाने कैसे कि कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव शब्द हैं, इसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। तो ये आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हो गया। अगला जो शब्द भेद है विकार के आधार पर शब्द भेद, विकार या परिवर्तन के आधार पर। अब विकार का क्या मतलब है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द को हम विकार के आधार पर बंटवारा करते हैं। अब विकार के आधार पर मुख्यतः दो भेद हैं इसके। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक आपका विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं, इस पर एक बात किया जाए तो वह शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए। जैसे स्त्रीलिंग में वही शब्द दूसरे रूप में, पुल्लिंग में दूसरे रूप में, एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं तो दूसरे रूप में, बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं तो दूसरे रूप में। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह सदैव एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं।
तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में मुख्यतः 4 आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्द विकारी शब्दों के में या विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी में 4 इसमें भी है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, इनको अव्यय भी कह लीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और विस्मयाद बोधक अव्यय। विस्मयाद बोधक अव्यय। इन अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय जो कभी भी बदले ना। तो अविकारी शब्द में इन 4 को हम पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण अव्यय कह लीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय। विकारी शब्द में जो परिवर्तन हो जाता है, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद, विकारी और अविकारी। तो ये शब्दों का भेद हुआ किन किन आधार पर? तो पहले हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर। आप देख सकते हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने सार्थक और निरर्थक को पढ़ा। उसके बाद में रचना के आधार पर यौगिक, रूढ़ और यौगुण। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा, और उसके बाद में विकार या परिवर्तन के आधार पर। तो ये शब्द भेद क्या है, किन किन आधारों पर है, इसका अध्ययन हमने किया। अब हर एक के बारे में, जैसे विकार या विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसको आने वाले क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।